हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित। अभी तक हम अपने वीडियो में 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिया है और इसमें 20 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट करने के बाद हम आज ये पार्ट थर्ड होने वाला है इस सीरीज का। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के हमको 65 नंबर क्वेश्चन तक जाना है। उसमें बीच बीच में मैं क्या करूंगा कि आपको इसमें अब से थोड़ा थोड़ा नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा या ऑथेंटिक सोर्स जहां से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, एग्जामिनर का माइंडसेट समझेंगे और क्वेश्चन के ऑप्शंस को कैसे फ्रेम किया गया है, वो एज इट इज वेबसाइट वाला ऑप्शन उठाया गया है या फिर वहां से उठा करके उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड किया गया है। अगर एग्जामिनर को गलत क्वेश्चन बनाना होता है फ्रेंड, अगर एग्जामिनर को कुछ गलत ये मतलब सपोज दैट कोई गलत क्वेश्चन बनाना है कि गलत ऑप्शन रखना है, तो उसके लिए उसको काफी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको दिखाना है, एग्जामिनर को ये दिखाना होता है कि स्टूडेंट को ये एग्जैक्टली ऐसे सही लगे। तो उसके लिए उसने काफी मेहनत लगती है उसमें मेन गलत क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वही हिडन ट्रैप होता है, उसको भी पकड़ना है। एजीटीए और जो केन सुपरवाइजर स्टूडेंट है वो दोनों लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों का सिलेबस सेम है, यही पैटर्न होने वाला है, इसी तरीके से आपका एग्जाम जाने वाला है। आप इसको पैटर्न को पकड़िए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज अभी एजीटीए का जो डेट अनाउंस्ड हो गया है उसमें कैलेंडर आ गया है यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी का पूरा कैलेंडर आ गया है जनवरी 2026 से लेकर के सितंबर 2026 का। इसमें एजीटीए का जो डेट है 9 अगस्त है, 9 अगस्त 2026। आज डेट क्या है? आज डेट है 2 जून, 2 जून है 2026। आपके पास मोटा मोटा रफली अगर देखा जाए तो कि जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, तो अगस्त में तो एग्जाम ही है। ये फर्स्ट वीक, एक वीक का इसमें टाइम मिलेगा, ये मान सकते हो। ये पूरा मंथ आपके पास है, ये पूरा मंथ आपके पास है, तो 30-60 दिन का एक पूरा स्ट्रेटेजी होगा। आप इसको फॉलो करिए। आपको बेसिक बता दें, कुछ स्टूडेंट नहीं होते हैं, उनको जस्ट बेसिक कंप्लीट करके आए हुए होते हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 2 आवर का पेपर है और इसमें 100 आप क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 3 पार्ट में होगा। 65 आपका एग्रीकल्चर का होगा और 15 कंप्यूटर के होंगे और 20 यूपी के होंगे। अभी हम इसमें कवर कर रहे हैं ये 65 वाला टॉपिक एग्रीकल्चर का, जिसमें हमारा 20 क्वेश्चन तक का हो गया है स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम आगे करेंगे 21 क्वेश्चन से। उसके बाद हम वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन को चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये देखिए ये फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एक वेबसाइट है, उसका गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहां से उठा करके बनाया गया है। इसमें गाइडलाइन जो उसमें है दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। और ये वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, और वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे सिलेबस में ऑलरेडी वहाँ पे सॉइल साइंस वाले में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पूछ रहा है कि इसका साइज क्या है। इसका पूछ रहा है फ्रेंड, टिपिकल साइज रेंज ऑफ जियोलॉजिकल यूनिट अंडर द क्लस्टर अप्रोच में कितना है। इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है फ्रेंड, 1000 to 5000 हेक्टेयर्स इसका आंसर है। इसके बारे में बता दूं कि ये एक प्रकार का कैचमेंट एरिया तरीके का जैसे होता है फ्रेंड, कि वो इतना बड़ा मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे, सॉरी ऐसे समझिए आप, कोई एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में यहाँ पे क्या किया है कि जैसे रिवर है, एक रिवर, मेन रिवर ऐसे जा रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें आकर के मेन स्ट्रीम में से मिल रही हैं, यहाँ से आकर के मिल रही हैं। तो ये रिवर का, ये जो मेन रिवर है, इसमें जो साइड से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, जुड़ रही हैं, तो ये टोटल उसका कैचमेंट एरिया माना जाएगा फ्रेंड्स। तो उसका रेंज पूछ रहा है, वो बेसिकली यही पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया इतना हो सकता है।
1000 से 5000 हेक्टेयर तक का एरिया हो सकता है। मैं आपके लिए इसमें नोट्स भी लाया हूँ फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हो। चलते हैं नोट्स की तरफ, आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें जो है क्वेश्चन को फ्रेम करता है, कहाँ से बनाता है। बेसिकली इसमें नहीं है, मैं ऐड करके बता दे रहा हूँ आपको कि क्या चीज़ इसमें है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें वाटर सेट जो इसमें फ्रेंड आपको जूम करके बताता हूँ। वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो ये इसका 1000 से 5000 तक का है, तो क्वेश्चन में था तो उसमें पता ही है आपको 5000 हेक्टेयर तक। इसमें फ्रेंड क्या करते हैं कि इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इसके दो डिपार्टमेंट है। दो डिपार्टमेंट कौन है? एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, एक ऑलरेडी यही है। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है, डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है। अब समझिए क्वेश्चन हमारा बनाया कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इस वाले पार्ट से बनाया है। इस वाले पार्ट में वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, उसकी गाइडलाइन से पूछा था कि कितना हेक्टेयर हमारा उसमें आ रहा है। उसके बाद इसमें फ्रेंड हम देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है पहला वाला, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो है हमारे कई स्कीम्स आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, इसका नाम कभी सुना होगा जरूर आपने, न्यूज में आता रहता है। उसके बाद आपने मनरेगा, इसको सुना है फ्रेंड? मनरेगा बेसिकली वही है जिसमें 100 डे का काम मिलता है और गांव में ये एक तरीके से रोजगार की गारंटी देता है। बट इसमें एक चेंज है फ्रेंड, इसका नाम बदल के एनडीए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? जी राम जी कर दिया है, जी राम जी। और इसमें डे की संख्या बढ़ा करके 125 कर दी है। ये याद रखिएगा क्योंकि पिछली बार आपके एजीटीए में ये क्वेश्चन आया था, नरेगा था तो उसमें 100 डे का एक क्वेश्चन था, कितने दिन का रोजगार गारंटी प्रोवाइड करवाता है, तो वो 100 डे था। अब इसमें 125 दिन हो गया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद इसमें ही नेशनल रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ये है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है। आप समझ रहे हो फ्रेंड? इसमें इतनी सारी मिनिस्ट्री है। जो हमारा क्वेश्चन बना था यहाँ से मनरेगा से बना था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्वेश्चन गाइडलाइन से पूछा था। अब हम देखते हैं नेशनल ये है डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, इसमें भी 3 मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ लैंड रिसोर्स डेवलपमेंट, सॉरी, इसमें डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, इसमें 3 मिनिस्ट्री है। 3 मिनिस्ट्री, पहली मिनिस्ट्री कौन सी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब यही कंफ्यूज कर सकता है, इसको स्वैप करके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में रख सकता है। ये यही यही हिडन ट्रैप समझना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को आपका निकाल करके यहाँ पे दे देगा कि आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में कर देंगे। वहीं आपसे गलती करवाने का सबसे बड़ा मौका एग्जामिनर को मिलता है। हमको ये गलती नहीं करनी है, इसको ध्यान रखना है कि ये डिपार्टमेंट ये आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के, इसमें बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में ही है, लेकिन उसके अगर देखा जाए तो उसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये है डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, इसका डिपार्टमेंट ये है, ना कि ये। उसके बाद इसमें दूसरा है प्रधानमंत्री की, ये पहला हो गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हाँ, एक इससे कंफ्यूज मत होना कि एक इसी से रिलेटेड और है प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, ये अलग है, ये कृषि सिंचाई योजना अलग है। आपका क्वेश्चन बनने की संभावना कृषि सिंचाई योजना से क्वेश्चन बन चुका है, तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। उसके बाद एक है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। और एक निरांचल योजना है, निरांचल। मैं इसलिए सब फ्रेंड बता रहा हूँ, आप
एक्सटेंशन का आप सिलेबस देखना। सिलेबस को मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से, बहुत ही होलिस्टिक मैनर में डिस्क्राइब किया है। उसका वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब, इसी के चैनल पे प्रोवाइड हुआ है। इसी चैनल पे आप उसको जाइए, देखिए, समझिए। और पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। और जो छोटे छोटे टॉपिक है, छोटे छोटे जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बना दे रहा है, और हम जो है बड़े बड़े टॉपिक या जो मेजर टॉपिक है उसके पीछे भागते रहते हैं, वो हमारा कवर नहीं हो पाता। ये देखिए, एक्सटेंशन का एक टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम करके है। गवर्नमेंट स्कीम ये इंडिया लेवल पे भी है, और ये स्टेट लेवल पे, बेसिकली यूपी का एग्जाम है तो यूपी का ही। तो ये दोनों चीजें हमको ध्यान रखनी है। हमारा यहाँ से क्वेश्चन बार बार वो बना रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये चीजें ऐसे ऐसे ध्यान देनी है फ्रेंड। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। वाटर से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो कैचमेंट, वाटर से डेवलपमेंट का जो कैचमेंट एरिया का पूछा था, तो वो इसका आंसर तो ये है। अब एक बार आप तैयार रहिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, जिसमें जो दो डिपार्टमेंट है, इसमें बेसिकली दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एक डिजिटल, ये है डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। तो पहली वाली जो बात मैंने यहाँ पे बताई, इसमें 6-7 जो उसमें इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जी दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नरेगा मनरेगा है जिसको जी राम जी कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना है। और उसके बाद ये है डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, इसमें इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को ध्यान देंगे आप। और डिजिटल, ये जो दूसरा इसमें है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। और तीसरा है निरांचल योजना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, आपके एक्सटेंशन में ये काउंट होगा, एक्सटेंशन वाले पार्ट में जाएगा, तो वहां से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये, और इसको पढ़ने का सबसे बेसिक तरीका मैं बता दूं, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, या तो पीआईबी सर्च करो, जल्दी कोई बताता नहीं है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को ये चीजें जल्दी कोई नहीं बताता है। इकोनॉमिक सर्वे से कवर करो। बजट को ध्यान में रखो। क्यों क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि बजट में जहां भी एग्रीकल्चर से कुछ भी एलोकेट हुआ है, कितना पैसा एलोकेट हुआ है, कितना 1000 करोड़ एलोकेट हुआ है, उसको आपको ध्यान देना है। या फिर एक मैं बता दूं आपको अभी जानकारी के लिए, मैं हालांकि वो करवाऊंगा, एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस आता है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस आता है। ये हर साल जनवरी मंथ में आता है, ये हर साल जनवरी मंथ में आता है। इसमें बहुत सारी स्कीम, या साल भर में जो पिछले 2025 में हुई थी उसको कैसे अचीव किया गया, इस साल 2026 में क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसके बारे में लिखा रहेगा। तो उसमें फ्रेंड कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड को पकड़ना है। एग्जामिनर को एग्जैक्ट वहां पता होता है कि ये चीज करंट में चल रही है, उसको आपके स्टैटिक पोर्शन आपके सिलेबस में कहाँ मैच कर रहा है उसको तुरंत वहां से जोड़ करके पूछ लेगा। वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से होलिस्टिक मैनर में पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा ऐसे। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर तो डी वाला था। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि कभी एग्जैक्टली आपको ऐसे डाटा याद नहीं रहता है, तो इसमें आपको बस सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम रेंज, किसी चीज का रेंज काफी बड़ा हो सकता है। इसमें अगर जैसे साइज बोल देता कि माइक्रो, मीडियम, लार्ज साइज, तो वहां पे कंफ्यूजन हो सकती थी। यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि बस केवल मतलब टिपिकल टिपिकल रेंज। अब रेंज तो ये थोड़ा नैरो हो गया, ये नैरो है। तो देखिए, ब्रॉड ब्रॉड चीजें, ब्रॉड कैचमेंट एरिया, नदी है, रिवर है, ये तो इसका एरिया तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसके पास जो ये आ रही है, इसका भी कोई ट्रिब्यूटरी होगा, इसका भी कैचमेंट एरिया होगा, तो ये काउंट होगा। इसलिए इतना बड़ा एरिया इसमें काउंट हो जाता है। चलिए हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के बारे में, इसमें बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस के बारे में। और सबसे पहले हमको ये हाईलाइट कर लेना है कि नॉट कंट्रीब्यूट, कह रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, कौन सी गैस है। तो इसमें हमको सीधे सीधे पता दिख रहा है कि इसमें CO2 तो है ही, मेथेन है ही, इसको CH4 बोलते हैं, फार्मूला इसका है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लोग को एक तरीके से जीवन वरदान के लिए है। वो ग्रीन हाउस, अगर वही ग्रीन हाउस गैस बन जाएगी तो फिर हमारा लाइफ यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके लिए मैंने नोट्स लगाया है यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैस, ये देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे नोट्स लगा दिया है। ग्रीन हाउस गैस
जो होता है क्या एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, इक्यूमुलेशन ऑफ दी, इसमें ध्यान से देखिए, इक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सच एज, देखिए यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, मीथेन आ गया, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड आ गया N2O, फिर वाटर वेपर आ गया। यही बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं। वाटर वेपर, वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है फ्रेंड, क्योंकि इसको में जैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका वोल्केनो हो गया, ज्वालामुखी, जब वो ब्लास्ट करता है या फिर एक्टिव होता है तो उसमें बहुत सारी गैसें निकलती हैं। उसमें सबसे ज्यादा अगर मात्रा में कुछ निकलता है तो वाटर वेपर निकलता है, और वो इतना गर्म होता है कि उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं और वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होता है, एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप होता है। ये वोल्केनो से जो निकलता है वाटर वेपर, वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर के वहीं पे फंस जाता है गैस, और वो निकल नहीं पाता, तो वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का काम करता है फ्रेंड। इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस जो है ये कैसे काम करता है, इसमें कैसे ये चीजें होती हैं। इसमें देखिए, ये बेसिकली क्या दिखाया है कि आपका ये अर्थ है, ये अर्थ है जिसको बेसिकली लिथोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एरोसेल्स, क्लाउड्स, ओजोन और ग्रीन हाउस गैस एंड लार्ज एरोसोल्स। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है LWR। LWR, LWR का मतलब होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, और यहाँ पे कहीं आपको दिखा होगा कि SWR, SWR मतलब होता है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन, इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा सन से रेज आती हैं हमारी पृथ्वी पे, हमारी पृथ्वी पे जो सन रेज आती हैं उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन, कुछ रेडिएशन तो ऐसी होती है कि जो क्लाउड से ऐसे टकराने के बाद वापस स्पेस में या अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं। कुछ हमारे जो हिमालय है, आइस कैप है, वहां से टकरा करके वापस चली जाती हैं। तो इसको बेसिकली बोलते हैं हीट बजट। एक ये एनसीईआरटी में टॉपिक है हीट बजट, ये यूपीएससी में भी होता है फ्रेंड, इसलिए मुझे ये पता है कि ये कहाँ से बन रहा है कैसे। तो थोड़ा सा एरिया बढ़ाइए, बहुत ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी है, इसमें कोई कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि कैसे होगा। ये सब कोई, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा जानकारी हो जाएगा, एक इमेज आपके मन में क्रिएट हो जाएगा, तो ग्रीन हाउस गैस के बारे में जब भी कहीं क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अब शॉर्ट वेव, अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट वेव में इस यहाँ पे रेडिएशन आया और वो लॉन्ग वेव में जा रहा है, तो ये मुझे भी बहुत उल्टा लग रहा था कि कोई चीज लॉन्ग वेव में आ सकती है, शॉर्ट में जाएगी। लेकिन जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैंने समझा कि शॉर्ट वेव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब वो आ रही है रेडिएशन, तो वो सीधे पृथ्वी पे आ रही है, टकरा के वापस जा रही है और कम टाइम में पहुंच रही है। लॉन्ग वेव इसलिए बोला जा रहा है उसके टाइमिंग के हिसाब से, टाइम कैसा जा रहा है, क्योंकि वो देखिए वो सुबह में हमारे यहाँ पृथ्वी पे आई 8 बजे 9 बजे तक वो आ जाती है, जैसे ठंडी है या फिर गर्मी है तो और जल्दी आ जाती है। तो उसमें क्या करते हैं फिर ये वापस रेडिएट होने में, क्योंकि हीट बजट का ही मतलब होता है कि जितना 100% यूनिट अगर आई है तो 100 वापस जाना है, लेकिन वो 100 ना जा करके उसमें से 35% मान लीजिए वापस चली गई, और 15% और किसी चीजों से वापस चली गई, वेपर के रूप में या किसी और के रूप में। तो इसमें से बाकी आप ये देख सकते हो कि 55% या 50% वो ट्रैप हो जाती हैं। वो एक बैड लेयर की ओजोन यहाँ बन जाती है, तो वो ट्रैप करवा देती है, तो ये निकलने में इसको बहुत टाइम लगता है, तो वो उस इसी वजह से इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं फ्रेंड। यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। अब आपका भी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया। इसमें देखिए, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ग्रीन, इसको चैप्टर को समझ लिए फ्रेंड, क्योंकि ये बार बार पूछेगा, बार बार आप कंफ्यूज होंगे, फिर हो सकता है क्वेश्चन को दायरा बढ़ा के पूछ लिया जाए कि पिछली बार ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा था, इस बार पूछे इफेक्ट क्या है, इफेक्ट में शॉर्ट वेव क्या है, लॉन्ग वेव क्या है, हो सकता है डाल दे, तो उसके लिए हमको हर तरीके से तैयार रहना है। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये ट्रोपोस्फियर है, जिससे एटमॉस्फेयर का लेयर होता है ना, ये एटमॉस्फेयर है एक तरीके से। यहाँ पे ऐसे लेयर बनी हुई है, ऐसे दिखती हुई नहीं रहती है, डिस्टिंग्विश है, ये हमको एज्यूम करना है। जैसे ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ये मेसोस्फियर है, आयनोस्फियर है, ये एक्सोस्फियर है। तो इसमें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ।
जितने भी हमारे ये फेनोमेना होते हैं, बादल का गरजना, बारिश होना, ये ट्रोपोस्फियर में होता है। ये सबसे शांत वाला होता है, इसमें हवाई जहाज और ये सब चीज़ें हमारी इसमें उड़ती हैं। और मेसोस्फियर और आयनोस्फियर, इसको वैसे समझिए आयन्स यहाँ पे होते हैं, जो रेडियो रेडियो हम चलाते हैं, उसमें जहाँ सिग्नल मिलता है, रेडियो आयन्स यहीं से ट्रांसमिट होते हैं सैटेलाइट के थ्रू। ये एक थोड़ा छोटा-सा कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में बता दिया है। तो ये हमारा ये पूरा जो हमारा बात हो रहा है, ये ट्रोपोस्फियर के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेटेंट हीट के रूप में निकल रही है। यहाँ पे शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव, जो आई वेव है, वो किसी मैनर में कहीं न कहीं से धीरे-धीरे वापस जाने की कोशिश करती हैं और वो ट्रैप हो जाती हैं, वही ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा अदरवाइज़ इसमें कुछ भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। थैंक यू, आगे चलते हैं। मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूरा बता दिया। आप इसमें देखिए एमएसपी के बारे में बात हो रही है। एमएसपी प्रणाली, केंद्रीय पूल के लिए मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? अब देखिए, कह रहा है मुख्य रूप से खरीदने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोक्योरिंग सीरियल एंड कोर्सल सीरियल फॉर सेंट्रल पूल अंडर एमएसपी सिस्टम इन इंडिया। कौन खरीदता है? आप देखिए, खरीदने वाला काम कौन करेगा? आप आराम से यहाँ देखे होंगे कि ये क्या लिखा है, एफसीआई के बारे में बात हो रही है। एफसीआई ही एक ऐसा है कि जो चीज़ें जगह-जगह से खरीद करके अपने गोडाउन्स में रखता है। यहीं से वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप नाम सुने होंगे, जिसको बोलते हैं कोटेदार के यहाँ जो हमारा राशन मिलता है, इसी यहीं एफसीआई प्रोक्योर करके उसको गोडाउन में रखता है, फिर वहाँ से वो धीरे-धीरे ट्रांसमिट करता है। एक आप खोज के बताइएगा फ्रेंड कि कौन ऐसा स्टेट है जिसने जो गोडाउन से ट्रक सामान ले जाता है, उसको उस स्टेट ने ट्रक को एक पीला कलर कर दिया है, येलो कलर से रंग दिया है, ताकि जब भी वो ट्रक दिखे पता चल जाए लोगों को कि ये एफसीआई का ट्रक है या फिर ये पीडीएस वाली ट्रक है जो सामान को ले जा रही है, गेहूँ, चावल जो भी पीडीएस में मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो वो स्टेट का नाम आप सर्च करिएगा, क्योंकि पूछ सकता है, ये आपका करंट में बना सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर सकता है, एमएसपी से, स्टेट से रिलेट कर सकता है। तो यहाँ पे खरीदने का काम कौन करेगा? ये एफसीआई ही करेगा फ्रेंड। एफसीआई तो ये इजी इजी कह सकते हैं, अगर नहीं एग्जैक्टली आ रहा है या फिर आप एकदम नहीं, इतना तो बेसिकली पता ही होना चाहिए। ये नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये नहीं होगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नहीं होगा। यहाँ पे जबकि आपका हिडन ट्रैप था, मैंने बताया भी था कि ये एक दूसरे से कैमोफ्लेज कर रहे हैं, एक दूसरे के जैसा दिख रहे हैं, तो वो सही हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे नॉलेज प्रायोरिटी देनी है, नॉलेज के ऊपर ही रहना है। अगर नॉलेज के से बियॉन्ड जाते हैं तो वो चीजें आप देखिए, ट्रिक क्या करता है फ्रेंड, आपका 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता है, आपको पूरा पेपर नहीं निकलवा सकता। ये ये नहीं सोच के जाना है कि हम इसी के माध्यम से पूरा बैठ जाएँ, हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, इसमें आप फँस जाओगे। ये तो तब की बात होती है जब हमारे पास 50-50 पे जाने के चांस बनाए हों, तो वहाँ पे ये काम कर सकता है। आप पूरा रिलाई करना इस पे बहुत बड़ा धोखा होगा खुद के साथ, इस पे पूरा रिलाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको नॉलेज होना ही पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं, इसके लिए ही हम इसमें देख लेते हैं कि हम एमएसपी के बारे में कुछ अगर यहाँ पे लिख सकें। हाँ, एमएसपी के बारे में देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? इसका फुल फॉर्म ही है। इसमें क्या करता है फ्रेंड, वो गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइस गारंटी करती है फार्मर को, कि फार्मर को जो है इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यहाँ पे बेसिकली जो बताया है कि 7 ऑयल सीड है, 7 सीरियल्स है, 5 पल्स है, 4 कमर्शियल है। बेसिकली इसमें देखिए, इसमें ये इसका तो ये ये दोनों तो अलग रहता है। इसका तो एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेमुनेटिव प्राइस। उसमें सीधा क्वेश्चन में बोलेगा एफआरपी किस पे दी जाती है, या पूछ लेगा शुगर केन में दिया जाने वाला एमएसपी क्या है, एफआरपी है, एमएसपी है, ऐसे करके दे देगा फ्रेंड। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखिएगा, ये एफआरपी का, इसमें एफआरपी दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज है, 2-3 चीजें आप समझ लीजिए यहाँ पे। एक सीएससीपी का नाम सुने हैं और एक सीसीए का नाम सुने हैं। सी देखिए, कोई चीज होगा पहले, उसके बाद ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस है। ये क्या करता है? ये रिकमेंडेशन देता है। क्या रिकमेंडेशन देगा? किसको देगा?
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, जिसको पीएम हेड करते हैं। इसको रिकमेंडेशन देगा कि आप जो है एमएसपी लागू करिए या एमएसपी का रेट तय करिए। तो जो एमएसपी का रेट तय करता है तो वो यही तय करता है, सीसीए। ये सीसीए ही एमएसपी सेट करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कैलकुलेशन के लिए 3 चीज़ें हैं, ए2 है, A2FL है और C2 है। इसमें बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएँगे, इसका रेंज आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते, इसको बता सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो वो थोड़ा-सा बोरिंग लगता है। मैं यहाँ पे बस इतना बता दूँ कि एफआरपी और एमएसपी में डिफरेंस क्या पूछ रहा है फ्रेंड। जिसे डिटरमाइन बाय, वो तो ये फिक्स्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, रिकमेंडेड बाय सीएसईपी। यहाँ पे फिक्स्ड बाय सीसीए और रिकमेंडेड बाय सीएसईपी, ये तो दोनों बात सेम है। परचेजर देखिए, एफआरपी के बारे में हमेशा जब गन्ने की बात होगी तो वहाँ पे शुगर मिल होगा, यहाँ पे परचेजर गवर्नमेंट होगा। यहाँ पे 22 क्रॉप प्लस शुगर केन एमएसपी में कंक्लूड हो रहा है, यहाँ स्पेसिफिकली शुगर केन होगा। एमएसपी इसके लिए भी तय होगी, लेकिन उसका नाम एफआरपी होगा। नो लीगल गारंटीज, आप इसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। ये देखिए लिखा हुआ है, इसका लीगल ऑब्लिगेशन लेग बाय शुगर केन कंट्रोल। एक क्वेश्चन आया था कि पेस्टिसाइड कंट्रोल 1985 का कोई कंट्रोल ऑर्डर था, तो उसी तरीके से ये भी ऐसे लिख करके दे सकता है। पूछेगा एफआरपी ही और ऐसे करके ये लिख देगा, तो हमको कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे 96 ऐसे ये शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर लिख देगा। क्योंकि हमको ये इतना बेसिक, इतना छोटी-छोटी चीज़ें नहीं याद रह सकती। मैं कहूँगा भी नहीं कि आप इसको जाइए कि याद करिए क्या है, क्या नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है ऐसे। ऐसे नहीं करना है। जो हमारा बेसिक है हम उस पे डटे रहेंगे, उस पे बने रहेंगे, वहाँ पे वहीं से चीज़ें हमारी आएँगी। अगर बहुत टफ आता है पेपर तो सबके लिए होगा, आप घबराइए नहीं इसके लिए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया और उसी में एक क्वेश्चन था मोटे अनाज के लिए। मोटे अनाज के लिए फ्रेंड इसमें देखिए मिलेट्स के बारे में बात हो रही थी। मिलेट्स, ये उसका हिस्ट्री दिया हुआ है थोड़ा-सा कि जैसे फर्स्ट डोमेस्टिक क्रॉप क्या कंज्यूम्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो बहुत हिस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पे सब डिस्कस नहीं करना है। ट्रेडिशनल फूड इन एशिया एंड अफ्रीका, ज़्यादातर इसका कंसंट्रेशन यहीं एशिया अफ्रीका में है। और सोरगम, जिसको ज्वार बोलते हैं, बिगेस्ट मिलेट क्रॉप है। इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर ग्लोबली देखा जाएगा तो वो सबसे ज़्यादा अगर पैदावार कोई होती है तो वो ज्वार है, ये सोरगम है। और ये खरीफ सीजन है, जैसे जुलाई से अक्टूबर इन इंडिया में इसको बोया जाता है। और मेनली डोमिनेट कहाँ करता है, रेनफेड रीजन में। रेनफेड का बेसिकली मतलब होता है जहाँ बारिश पे आधारित हो फसलें, मतलब रेन हो रहा है तो हुई, नहीं हुआ तो नहीं हुई, उसके बेस पे। तो ये उसका एक एरिया ऐसे दे दिया फ्रेंड कि ये इसका एरिया है। बेसिकली मैं बताऊं तो ये इसका एरिया, ये राजस्थान और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और इसका बेनिफिट्स ऑफ मिलेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्लाइमेट स्मार्ट और हार्डी और ड्राउट रेसिस्टेंट है। इसलिए कम वर्षा पानी में भी इसको जो है उगाया जा सकता है। लो कार्बन वाटर फुटप्रिंट है, कार्बन का एमिशन बहुत कम होता है। इको फ्रेंडली और रिड्यूस पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज, इको फ्रेंडली है और जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को भी यूज करवाता है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। मोर रेजिलियंट टू क्लाइमेट चेंज, अगर क्लाइमेट फ्लक्चुएट करता है तो भी ये अडॉप्ट करने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है, इसमें ग्लूटेन फ्री होता है। ये में ग्लिसमिक इंडेक्स, लो ग्लिसमिक इंडेक्स, ये क्वेश्चन आप समझ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में एजीटीए में बना हुआ है। आप पेपर उठा के देखिए पुराना वीडियो, उसमें मैंने इसको पढ़ाया है कि पढ़ाया क्या है कि ये इसमें जो ऑप्शन में था ग्लिसमिक करके था, एक जगह लिखा था लो की जगह हाई लिखा था और एक जगह लो था। तो मैं उसको समझ गया कि लो ग्लिसमिक इंडेक्स और एक जगह हाई ग्लिसमिक इंडेक्स। तो वो एग्जैक्टली पता नहीं वो मैं सही लगाया गलत, लो हाई के रूप के उसमें कंफ्यूज होना थोड़ा सा वो हो जाता है। भाई कोई भी कंफ्यूज हो जाता है कि हो सकता है कि इसमें हाई है या लो है, कोई किसी को ध्यान नहीं रहता इतना। तो यहाँ पे इसमें देखिए लो ग्लिसमिक इंडेक्स है, इसलिए इसका इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये इसमें 1 मीटर दिख रहा है, जैसे अगर ये हाई होता तो इस पर रहता, ये इसका बेनिफिट है। और इसमें इनिशिएटिव जो प्रमोट करने के लिए इसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान दीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है कि बताया कि 2018 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने मिलेट्स को न्यूट्री मिलेट सीरियल डिक्लेयर किया था। और 2018 में क्या है, डिजाइन किया गया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये याद रखिएगा आप, 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया था। और 2023 आपको 2 ईयर याद रखना है, 2018 और 2023। देखिए पहले इंडिया आएगा उसके बाद वर्ल्ड आएगा, तो हमको ये इसे याद रखना है कि पहले इंडिया को याद रखें कि इंडिया ने पहले बता दिया था भाई कि हम 2018 वाला ईयर
हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट होगा। फिर उसके बाद इसकी महत्व को समझते हुए इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने जो है क्या किया कि उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया 2023 में। ये ईयर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव, ये बहुत जरूरी है, पूछ लेगा मीरा क्या है। मीरा कोऑर्डिनेट्स करता है इंटरनेशनल मिलेट्स रिसर्च के बारे में। देखिए मीरा का फुल फॉर्म पूछ सकता है, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ये मीरा के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और पूछ लेगा मीरा किससे रिलेटेड है, कोर्स सीरियल से। तो ये यही ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है। कोर्स सीरियल से रिलेटेड है मीरा। मीरा का फुल फॉर्म ये है, और 2023 ये है, ये 2018 है। ऐसे करके रिवाइज करिए। और एक और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर याद रह जाए तो ठीक है। श्री अन्ना स्कीम आई थी 2023 में, और ये मिलेट्स को पॉपुलराइज करने के लिए। इसका नाम ऐसे श्री अन्ना। अब अपने इंडिया में क्या है ना कि कोई चीज भगवान से रिलेट करके, गॉड पे रिलेट करके रखते हैं, उसकी वैल्यू मतलब बढ़ाने के लिए, लोगों को अवेयर, लोगों को मतलब कि बताने के लिए कि हम जो है ऐसी स्कीम चला रहे हैं। तो श्री अन्ना योजना यही है कि वो मिलेट को पॉपुलराइज करेंगे लिए। ये बस ईयर याद रह जाए तो ठीक है, 2023। और इससे बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है फ्रेंड। लेकिन 2018, 2023 ये दोनों याद होने चाहिए। पहले इंडिया आएगा फिर वर्ल्ड आएगा। मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ ताकि वो याद रह जाए मन में, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये आ रहा है नेशनल सीड पॉलिसी, ठीक है। करते हैं इसको। इसमें नेशनल सीड पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। नेशनल सीड पॉलिसी, आप देखो कीवर्ड हाईलाइट करना सीखो। कीवर्ड हाईलाइट करोगे ना, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हमको आंसर किसका देना है। पेपर में कुछ भी लिखा रहे। एसरसन बोल रहा है कि नेशनल सीड पॉलिसी प्रमोट्स, अब किसी चीज को प्रमोट करना विलेज लेवल पे, स्टोरेज ऑफ सीड की, सीड का स्टोरेज करना है विलेज लेवल पे, इसको प्रमोट कर रही है नेशनल सीड पॉलिसी। इसमें कोई गलती नहीं है। क्या ये गलत बात हो सकती है? ये तो हमेशा सही होगा, ये तो कभी गलत नहीं होगा। कि सीड को प्रमोट करना है स्टोरेज के लिए, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि सीड खराब जल्दी होता है, उसको प्रमोट करना है कि अच्छे से रखिए, वो सही चीजें सही से चले, आगे नेक्स्ट सीजन के लिए हमको जो है बार बार खरीदना ना पड़े। तो ये चीजें होती हैं फ्रेंड। उसके बाद इसमें, और फिर उसके बाद इसमें दूसरा स्टेटमेंट देखो, रीजन क्या बता रहा है कि रीजन की इंश्योर करेगा, क्या चीज? इंश्योर इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ सीड। अब हम कोई चीज स्टोर करेंगे तो वो इमीडिएट अवेलेबिलिटी सीड का ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज आर अनफॉर्सीन सिचुएशन। मतलब कि हम किसी सीड को स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारा सीड क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई कैलामिटीज आ जाए अगर, या अनफॉर्सीन सिचुएशन बन जाए, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन बन जाए फ्रेंड्स जिसमें हमको सीड की जरूरत पड़े, तो इसके लिए हम अगर सीड को स्टोर कर रहे हैं तो वो तो हमको इमीडिएटली अवेलेबिलिटी तो देगा ही। तो यहाँ पे आप बिकाज लगा के ऐसे पढ़ोगे। और हिंदी वाले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप ऐसे पढ़ो ना, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय बीज नीति गांव स्तर पर बीजों के भंडारण को बढ़ावा देती है, क्योंकि इससे प्राकृतिक आपदाओं या अप्रत्याशित स्थितियों के दौरान बीजों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ये इसमें ए और आर दोनों सही हैं। ए और ए जो है, आर जो है कारण है इसमें, और कारण जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसमें फ्रेंड में मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे अच्छा, आपको ये भले सोच रहे होगे अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, मतलब ज्यादातर वन लाइनर मिले तो मारो आंसर निकल जाओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये वाला, इस तरीके का। वन लाइनर थोड़ा टफ जाता है, क्योंकि उसमें अगर फैक्ट आपको पता है तभी आप सही निकाल सकते हो, अदरवाइज उसमें फंस जाओगे। ऐसे में क्या होता है कि आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। इसमें इसमें आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। कैसे? अगर इसमें से कोई ऑप्शन गलत हो गया तो आपका ये ऑप्शन तो कभी नहीं से होगा, आप तो तुरंत एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अगर हमारा, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, आपको एकदम ये सही बता रहे हैं। देखिए अगर हमारा ये ऑप्शन सही होता है, ये और ये गलत होता है, तो इसमें से हमारा ये दोनों ऑप्शन ऑलरेडी तुरंत कट जाएगा। तो कोई इनमें से कोई एक हो जाएगा। ये वाला तो ऑप्शन ऐसे 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 क्वेश्चन में तो ऑप्शन ई होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप इसको समझिए, कोई संभावना ही नहीं है अगर स्टेटमेंट दे रहा तो। यहाँ पे
अगर कोई एक सही कोई गलत है तो सी या डी में से कोई एक होगा। और ज्यादातर चांस है हमारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो अभी 9 अगस्त को जो पेपर होने वाला है उसमें इस तरीके के प्रश्न बढ़ेंगे। अब मैं बता रहा हूँ किस किस टाइप के प्रश्न बढ़ेंगे। एक वो वाला प्रश्न बढ़ता है, जैसे एक 3 ठो स्टेटमेंट दे दिया, बोला इनमें से कौन सा यूज होता है। पहला यूज होगा सिर्फ, दूसरा दूसरा और तीसरा यूज होगा, तीनों यूज होगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों यूज होगा, कोई नहीं होगा। ऐसे में फ्रेंड अगर ये जनरल क्वेश्चन है, मोस्टली चांस है कि ये तीनों यूज होगा। अगर यहाँ पे कोई ही ओनली ओनली लिख दिया या ऑलवेज लिख दिया या डाटा बहुत ज्यादा फैक्ट दे दिया तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हो। नहीं तो ये जनरल क्वेश्चन बनेगा तो वहां पे तीनों ऑप्शन सही होगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन में बताया भी था पिछले वीडियो में, वहां पे तीनों ऑप्शन सही थे तो मैंने वही लॉजिक लगा करके ऐसे मार दिया तो वो हमारा सही हो गया था। ये चीज ऐसे करके इसको चलना है। ये वाला मैं भी बता दिया कि ऐसे ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ज्यादातर ऑप्शन ए, ये वाला देखना कि व्याख्या कर रहा है, ऐसे टाइप से व्याख्या कर रहा है तो वो वाला ज्यादातर सही होने की संभावना रहती है। एक बार आप अच्छे से पढ़ना, कहीं अगर उसमें कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट दे दिया, बहुत ज्यादा ऊट पटांग बातें हो रही तभी वो गलत होगा, नहीं तो वो ऐसा पूछता नहीं है। जनरली वो ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से एक सही मिल जाता है हमको। ठीक है, बढ़ते हैं हम। अब फिर उसके बाद इसके लिए हम नोट्स लाए हैं जो सीट के ऊपर, तो उसके वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मिनट्स के बारे में थोड़ा सा रह गया था कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन बना था, ये कोदो मिनट वाला, कोदो मिलेट के बारे में पूछा था। तो ये जो मिलेट्स हैं, देखिए सोरगम है, ज्वार है, रागी, फिंगर मिलेट, थोड़ा सा फिगर देख के आइडिया लग जाएगा कौन कैसा दिखता है। तो यहाँ पे इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, यहाँ पे हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो इसको ईयर याद रख लीजिए, 1963 में बना था। ये क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है क्या चीज, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड्स। अब पूछ लेगा कि फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड कौन प्रोड्यूस करता है, तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया नेशनल सीड पॉलिसी 2002, यही कैसे बना था। वेराइटल डेवलपमेंट, सीड क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वही सीड को स्टोर करना, ये सब बात है। और इसका नेशनल सीड विलेज प्रोग्राम, इसको ही बीज ग्राम योजना बोलते हैं। फार्मर के जो सीड क्वालिटी है उसको सेव करना है। ठीक है, फार्मर के सीड क्वालिटी को सेव करना है। और नेशनल सीड रिजर्व एक है। रिजर्व बेसिकली क्या, स्टोर करना ही है। मेंटेन रिजर्व टू इंश्योर सीड अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग कैलामिटीज, ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं से था। नेशनल सीड पॉलिसी सन 2000 में आई थी। ठीक है, तो ऐसे करके उसको हमको ध्यान देना है। ये ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आगे हमारा है एक क्वेश्चन, ये है कि फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से विपरीत विकार होता है। फूल गोभी में विप्टिल पूछ रहा है, तो इसका हमको तो नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट गलत भी किया होगा। एक चीज मैं इसमें बस बताना चाहूंगा, विप्टिल है, आपने मॉलिबेडियम लगाया, आगे निकल गए, आपको सोचना है नहीं इसमें। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ऑप्शन ये ए, बी और ई, ये तीनों आप ऑलरेडी तुरंत काट दोगे, ये होगा ही नहीं। उसके बाद एक चीज मैं बताऊं, जैसे ये देखो, ये मैग्नीशियम लिखा हुआ है और ये मोलिब्डेनम लिखा हुआ है। अगर आप कभी कहीं फंसते हो कि मोलिब्डेनम होगा कि मैग्नीशियम होगा, यहाँ पे विप्टिल है तो आप तो मोलिब्डेनम लगा दिया। अगर यहीं पे कोई और होता, डाई बैक होता या कोई और बीमारी होती किसी और फसल की, कोई मेजर क्रॉप की, जिसको या तो फिर कोई जिसका आप नाम ना सुने हो, तो आपको क्या करना है फ्रेंड, ऐसे जब केमोफ्लॉज मिलता है, केमोफ्लॉज फिर बता रहा हूँ, दोनों सेम जैसा दिखेंगे, मतलब दोनों सेम वर्ड से शुरू होंगे, सेम जैसा दिखने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनर इसको क्या करता है, एग्जामिनर यहाँ पे कॉपर भी लिख सकता था, यहाँ पे बोरोन भी लिख सकता था, यहाँ कार्बन भी लिख सकता था, लेकिन उसने मैग्नीज ही क्यों चुना। मैं बता रहा हूँ इसका जो मतलब हमने ऑब्जर्व किया है पेपर में या मॉक टेस्ट में, या फिर मॉक टेस्ट में नहीं, वो रियल एग्जाम में के एमसीक्यू में और उसके पीआईक्यू में, वो मोलिब्डेनम से कंफ्यूज कराना चाहता है आपको मैग्नीशियम से। यही हिडन ट्रैप है, आपको वो आपको ट्रैप में फंसाना चाह रहा है। मोलिब्डेनम को ना चूज करके के कुछ लोग मैग्नीज लगा दें, क्योंकि एम से दोनों शुरू है, तो हमको हिंट भी तो दे रहा है
हिंट क्या दे रहा है कि मोलिब्डेनम और मैग्नीज यही 50% पे आपको लेके चला गया कि यही एक आंसर है इसमें से। आप ये चीज समझ जाइए कि आपको गलत कराने के लिए गलत ऑप्शन को बनाना और उसी वर्ड से बनाना एक हिंट है कि ऑप्शन वहीं से शुरू होगा और दोनों वहीं से बनेगा, तो आपका आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। इसको जो समझ गया या जिसके पास ये मेरी वीडियो मिल रही है उसको तो काफी बेनिफिट होने वाला, उसका 10 से 15 क्वेश्चन, और अगर गहराई से थोड़ा सा अपने से मेहनत कर लिया ना तो उसको बता रहे हैं 20 क्वेश्चन प्लस लाभ होने वाला है। 20 प्लस क्वेश्चन उसका ऐसे सही हो जाएगा, ये मैं श्योर हो सकता हूँ, क्योंकि आप इसको करेंगे ना जब तो धीरे धीरे चीजें आपके उसमें हैबिट में आएंगी, आप उसको सीख जाओगे। ये वीडियो जिसको मिला है, मेरा चैनल नया है, बहुत लोगों के पास नहीं गया होगा, आप इसको पढ़िए समझिए और मन करे तो किसी को देना हो तो दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कुछ कहता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो लाइक करो, ये सब कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ये सब मुझे नहीं कहना है। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया फ्रेंड। उसके बाद हम आगे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, जो हमारा आगे होगा 26 नंबर क्वेश्चन से। टाइम भले लग रहा है लेकिन एक एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करके रहेंगे, और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए सबसे पहले। अगर एलिमिनेट हो गया तो आपका वेल डन है, क्योंकि उसमें ही आपका क्वेश्चन जो है आधा सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेट करने से सबसे पहला ऑप्शन तो ए ही काट दीजिए ऐसे ही, ये तो होगा ही नहीं। ये वाला मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, जो बहुत इजी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट उसी में ऑप्शन ई सही कराता है। अदरवाइज बहुत रेयर है, आपके इसमें एक कोई मिनिस्ट्री का पूछा था उसमें ऑप्शन ई सही था, भाई उसमें कोई लगा ही नहीं पाता, मेरा भी गलत था। अब भाई मैं सोचा था कि भाई बहुत इजी क्वेश्चन होगा, वो जैसे ना पूछा था ना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का ऑप्शन में ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर ग्रेगर जॉन मेंडल दे देता उस प्रश्न का औचित्य ही नहीं रहता। तो वो मतलब वो जान गया एग्जामिनर कि यहाँ पे अगर मैं ग्रेगर जॉन मेंडल लिखूंगा तो वो ऑप्शन तो ऑप्शन ऑलरेडी वो सही कर लेगा, तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट को फंसा रहा है कि भाई आप ऑप्शन ई को लेने में कितना ऑप्शन ई को आप कितनी करेज के साथ, कितना हिम्मत है आपके पास कि आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो। तो वो जैसे कुछ नए स्टूडेंट होते हैं, थोड़ा बहुत सारे साइंटिफिक नेम पढ़े होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यही है कि नहीं है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको हिम्मत और करेज दोनों दिखाना है। हिम्मत दिखाओ उसमें और अपनी नॉलेज को लगाओ, दोनों चीजें करो, नॉलेज करेज, तो वो आपका जाएगा एकदम। और ऐसे ही क्वेश्चन में वो फ्रेंड यहाँ पे मोलिब्डेनम की जगह कुछ और लिख दे, कॉपर लिख दे, बोरॉन लिख दे, या फिर सल्फर लिख दे, पोटेशियम लिख दे, तो इसमें ऐसे ये वाला ऑप्शन सही होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब। और यही यही करता है फ्रेंड। और आपके आने वाले एजीपीए या शुगर केन सुपरवाइजर वाले में भी ऐसे ही ऑप्शन बनेगा। ऐसे छोटे क्वेश्चन में ही ऑप्शन ई वाला सही करता है वो। यहाँ तो मोलिब्डेनम दे दिया, मान लो सही हो गया, लेकिन वहां पे नहीं देगा। ये चीज आप समझ जाइए। इसके बाद हम बताएंगे कि अगला हमारा जो पार्ट 4 आने वाला है वो 26 नंबर से क्वेश्चन से होगा। जैसे पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस किए, इसी तरीके से पार्ट 4 में भी पूरा डिस्कस करेंगे, और वहां पे क्वेश्चन थोड़े लेंदी होंगे और टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसको एक बार पूरा 65 क्वेश्चन तक करिए, और अपने पास अपने दोस्तों के साथ शेयर और करना हो तो कर दीजिए। आप अपना पढ़िए, टाइम नहीं है नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़िए, अब रिवाइज करने का टाइम है। आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में नोट्स बनाना, रिवाइज करना बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत क्योस हो जाएगा। आप जितना बना है उस पर रोकिए और रिवाइज करिए, चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करिए। सिनॉप्सिस बना सकते हो, सिनॉप्सिस बना बना के याद करो। मैं दिखाऊंगा एक शॉर्ट नोट्स, आप कमेंट बताइएगा, मैं दिखाऊंगा कि सिनॉप्सिस बनाते कैसे हैं हम, सब्जेक्ट वाइज छोटा छोटा नोट्स बनता है, जैसे 5-10 पेज का ले लिए, उस पे ऐसे कर लिए फ्रेंड। ये आप इसमें चल नहीं रहा, यहाँ ऐसे पेज है A4 साइज, इसमें बीच में लाइनिंग करिए, ठीक है, बीच में लाइनिंग करिए, यहाँ पे छोटा छोटा लिखिए, बुलेट पॉइंट में लिखिए। उसके बाद एक टॉपिक हो जाए उसके बाद यहाँ पे गैप मारिए, फिर उसके बाद यहाँ यहाँ लिखने के बाद एक टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद ये लाइन मारिए। तो इसके बाद क्या होता है कि ये हमें पता होता है कि इतना एरिया ये हमारा एक टॉपिक है, ये हमारा एक टॉपिक है, ये हमारा एक टॉपिक है। तो ऐसे करके हमारा पेज कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। उसको निकाल, ये 5 से 6 से 7 पे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप समझ जाइए कि सॉयल साइंस को 15 से 20 पेज में आपको बना देना है, मतलब पूरी मोटी सी मोटी जो 200 की बुक है, 200 पेज, 300 पेज की, उसको आपको 15 से 20 पेज में आपको सिनॉप्सिस बनाना है। तो ये आपको रिकॉलिंग कराएगा, ये आपको आगे ले जाएगा, ऐसे करना है। उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगले पार्ट में हम
और बढ़िया से 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।